लास्ट लेक्चर से पहले हम लोग काफ़ी कुछ उसमें जो सिलेक्टेबल मार्कर वाला कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस कर चुके थे, और ये नई हेडिंग स्टार्ट हो गई है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें स्टेप का सीक्वेंस पूछ लिया था, तो आप सही सीक्वेंस याद रखेंगे। सबसे पहले आइसोलेशन करेंगे डीएनए का या प्योर डीएनए का फ्रॉम होस्ट की वेक्टर। कहाँ से? तो कहीं से नहीं, सोर्स डीएनए से करेंगे। जैसे मान लेते ह्यूमन जीन से आप इंसुलिन बनवाना चाहते हो, तो ह्यूमन सेल से इंसुलिन बनाने वाला जीन आइसोलेट करोगे। तो किसी सेल से आप प्योर डीएनए आइसोलेट करेंगे, वो सोर्स सेल होगी। निकालने के बाद उस डीएनए के टुकड़े टुकड़े करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे या कट कर दोगे स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। उसका मेन पर्पज ये है कि वो कोई स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए आप आइसोलेट करना चाहते हो जिस पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले काटेंगे, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन करेंगे। उसका रिजल्ट होगा कि आइसोलेशन हो जाएगा किसका? डिजायर डीएनए सेगमेंट का। एक बार डिजायर डीएनए सेगमेंट आपको मिल जाएगा तो सीधे उसको वेक्टर से जोड़ेंगे नहीं, करेंगे ये कि पहले उसकी कॉपी बनवा लेंगे। पर्पज है कि हो सकता है वो मतलब प्रोसेस में बीच में कहीं डैमेज हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो फिर से प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो एक बार इस्तेमाल करने से पहले उस डिजायर डीएनए सेगमेंट की मल्टीपल कॉपी बनवा लेंगे। कैसे? तो लिखा है मल्टीप्लिकेशन करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट का या डिजायर डीएनए का। कैसे? पीसीआर। ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके बाद फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जोड़ देंगे किसको? डिजायर डीएनए को वेक्टर डीएनए से। एक बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर देंगे किसमें? किसी कॉम्पिटेंट होस्ट में। और होस्ट में पहुंचने के बाद फिर क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन मतलब क्लोनिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी। मतलब होस्ट सेल को मल्टीप्लाई कराओगे किसी कल्चर मीडियम में। आखिरी में हमको मिल जाएगा क्या? फॉरेन जीन प्रोडक्ट। उसका प्यूरिफिकेशन करोगे, प्रोसेसिंग करोगे, और उसको कहते क्या है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो यही सही क्रम है, इसी क्रम में चीजें होनी है। अब कोई भी 4 दे देगा या 5 दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि सही सीक्वेंस क्या है, तो आप इसी सीक्वेंस में बताएंगे। एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहली हेडिंग डालें आइसोलेशन ऑफ डीएनए या प्योर डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए या प्योर डीएनए फ्रॉम सोर्स सेल। अब सुन लीजिए, 3 क्वेश्चन है यहाँ। पहला सवाल है कि किस सेल से डीएनए आइसोलेट करोगे? तो जहां आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वहां से आप टोटल डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई बड़ी सी सेल है, उसमें ये न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है। तो आप डीएनए को आइसोलेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आप इस मेम्ब्रेन को तोड़ोगे और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ोगे। तो चूंकि जेनेटिक मटेरियल के नाम पर डीएनए मेम्ब्रेन के अंदर रखा है, अब अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो सेल मेम्ब्रेन तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा, और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों को तोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो हमको जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट या निकालना पड़ेगा बाय ब्रेकिंग द सेल। अब सेल कैसे तोड़ोगे? तो सेल तोड़ने का तरीका अलग अलग है। जैसे मान लेते हैं कि फंजाई की सेल है, तो फंजाई की सेल को काइटिनेज एंजाइम का इस्तेमाल करके आप तोड़ दीजिए। मान लेते हैं प्लांट सेल है तो सेलुलेज एंजाइम का इस्तेमाल करके तोड़ लीजिए। बैक्टीरिया का है तो लाइसोजाइम का इस्तेमाल करके तोड़ लीजिए। ऐसे अलग अलग सेल को तोड़ने के अलग अलग एंजाइम होंगे। एक बार जब आप तोड़ लोगे तो फिर क्या होगा? जब सेल टूटेगी तो इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल बाहर आएगा। उस जेनेटिक मटेरियल को किसी आप टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, मान लेते यहाँ तक है, इसमें है जेनेटिक मटेरियल। लेकिन समस्या ये होगी कि यहाँ जो मिक्सचर आपको मिलेगा उसमें सिर्फ डीएनए नहीं होगा, उसमें डीएनए भी होगा, उसमें आरएनए भी होगा,
उसमें प्रोटीन भी होगी, पॉलीसेकेराइड भी होंगे और लिपिड भी होंगे। और आपको चाहिए क्या? आपको सिर्फ डीएनए चाहिए। तो कैसे फिर डीएनए मिलेगा? तो इसका हल बताया गया। क्या? एक काम करिए, इसमें आप एंजाइम मिलाइए। एंजाइम कौन कौन से? तो एंजाइम मिलाइए आरएनएज, जो किसको तोड़ देगा? आरएनए को तोड़ देगा। प्रोटीएज, जो प्रोटीन को तोड़ देगा। पॉलीसेकेराइडेज, जो पॉलीसेकेराइड को तोड़ देगा। और लाइपेज, जो लिपिड को तोड़ देगा। तो जब इन सबको आप तोड़ दोगे तो बचेगा क्या? डीएनए। लेकिन तब भी डीएनए आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इनविजिबल रहेगा। तो कैसे दिखाई पड़ेगा? तो फिर इसका हल बताया गया है कि एक काम करिए, इसमें आप मिला दीजिए चिल्ड इथेनॉल। जैसे ही आप इसमें चिल्ड इथेनॉल मिलाओगे, वैसे होगा क्या, इसमें आपको सस्पेंशन थ्रेड नजर आने लगेंगे। तो आपको डीएनए थ्रेड प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। जो धागे जैसे आपको नजर आने लगेंगे। फिर आप क्या करिए, इनको यहां से रिमूव कर लीजिए, निकाल लीजिए बाहर। किसके द्वारा? तो प्रोसेस का नाम याद रखिएगा, स्पूलिंग। जैसे स्पून होता है वैसे स्पूल होता है, जो टेढ़ा होता है ऐसे करके निकाल लेंगे। तो स्पून से निकालोगे तो स्पूनिंग, और स्पूल से निकालोगे तो स्पूलिंग। तो 4 क्वेश्चन केवल यहाँ पर हैं। क्या? पहला सवाल यह है कि ज़्यादातर सेल में जेनेटिक मटेरियल के नाम पर डीएनए ही है, लेकिन वो संयोग से मेम्ब्रेन बाउंडेड है, अंदर रखा है, और साथ में प्रोटीन से भी इंटरवाइंड रहता है, हिस्टोन प्रोटीन। यदि आप डीएनए आइसोलेट करना चाहते हो तो आपको सेल को ब्रेक करना पड़ेगा। सेल आप तोड़ दोगे बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम। लेकिन जब सेल आप तोड़ोगे तो आपको मिक्सचर मिलेगा, डीएनए एलॉन्ग विद द आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। आपको चाहिएगा केवल आपको चाहिए क्या? सिर्फ डीएनए। तो बाकी जो इम्प्योरिटीज हैं आप उनको डिस्ट्रॉय करोगे बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट एंजाइम। जैसे आप राइबो न्यूक्लियस डाल दो तो आरएनए टूट जाएगा, आप प्रोटीएज डाल दो तो प्रोटीन टूट जाएगी। ऐसे जब सब टूट जाएं, उसके बाद आप क्या मिला दोगे? चिल्ड इथेनॉल मिला दोगे। जैसे चिल्ड इथेनॉल मिलाओगे, जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा थ्रेड के फॉर्म में, धागे। फिर आप क्या करोगे? इन धागों को बाहर निकालोगे। किस प्रोसेस से? तो आंसर क्या देंगे? स्पूलिंग। ये छोटा सा बना लीजिए और हम इधर लिख रहे हैं, लिख डालिए। तो ब्रेक डाउन करोगे, ऑफ सोर्स सेल मेम्ब्रेन। सोर्स सेल की मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा। कैसे? बाय यूज ऑफ एंजाइम। बस एंजाइम आपको बताने पड़ेंगे। तो जैसे एनसीईआरटी में दिया है लाइसोजाइम, किसके लिए? ये तोड़ देगा, ब्रेक बैक्टीरियल सेल। जैसे आप यूज करोगे सेलुलेज, सेलुलेज ये ब्रेक कर देगा किसको? सेलुलोज को, तो या प्लांट सेल को। ऐसे ही तीसरा एंजाइम आप यूज करोगे काइटिनेज, जो ब्रेक कर देगा फंगल सेल को। लेकिन जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे किसी सेल का, तो मिलेगा क्या? हमको मिलेगा मिक्सचर। और मिक्सचर में क्या होगा? डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा,
पॉलीसेकेराइड भी होगा और लिपिड भी होंगे। कहने का मतलब बहुत सारे मैक्रोमॉलिक्यूल होंगे। तो रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है कि डीएनए को बचा लेना है और बाकी सारी चीजों को ब्रेक कर देना है, इन सब को डिस्ट्रॉय कर देना है। डिस्ट्रॉय बाय यूज ऑफ एंजाइम। अब कौन सा एंजाइम यूज करोगे तो उसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे तो राइबोन्यूक्लिएज किसके लिए? फॉर आरएनए। वैसे ही प्रोटीएज किसके लिए? फॉर प्रोटीन। जैसे कि पॉली सेकेराइडेज किसके लिए? फॉर पॉलीसेकेराइड। ठीक है। और लाइपेज किसके लिए? फॉर लिपिड। तो ये सब चीजें तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, लेकिन फिर डीएनए प्रेसिपिटेट कैसे करेगा? तो चिल्ड इथेनॉल precipitate as DNA thread। कैसे? ऑन एडिंग क्या? चिल्ड इथेनॉल। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद डीएनए थ्रेड को रिमूव करोगे। कैसे? स्पूलिंग। डीएनए थ्रेड रिमूव बाय स्पूलिंग। recombinant DNA technology involve several steps in a specific sequence such as। ये है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, उसका रिजल्ट है आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए। ठीक है। यहाँ देखिए बीच में एक स्टेप नहीं लिखा है, बीच में यहाँ एक स्टेप नहीं लिखा, लेकिन जब क्वेश्चन आया तो उसमें था आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए और लाइगेशन ऑफ डिजायर डीएनए इनटू वेक्टर के बीच में क्या होगा? तो बीच में पीसीआर होगा, जहां मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। पहले मल्टीपल कॉपी बनाएंगे तब लाइगेशन करेंगे, फिर ट्रांसफर कर दोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसमें? होस्ट में। फिर उसको कल्चर करा दोगे होस्ट को किसमें? किसी मीडियम में। और फिर आखिरी में एक्सट्रैक्शन कर लोगे किसका? डिजायर प्रोडक्ट, और उसका प्यूरिफिकेशन करोगे। आइसोलेशन। आइसोलेशन में लिखा है न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल है ज्यादातर में, एक्सेप्शन को छोड़ के। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डीएनए ही क्या है? मेन न्यूक्लिक एसिड है। अगर आप कट करना चाहते हो किसको? डीएनए को, तो पहले तो हमको प्योर फॉर्म में डीएनए मिलेगा, उसमें कोई और मैक्रोमॉलिक्यूल ना हो। इस नाते, और डीएनए रखा कहाँ है? इनक्लोज इन मेम्ब्रेन। सबसे पहले हमको वही तोड़ना पड़ेगा, सेल को खोलना पड़ेगा, तभी तो क्या निकलेगा? डीएनए रिलीज होगा। लेकिन उसके साथ बहुत सारे और माइक्रोमॉलिक्यूल होंगे, जैसे आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, पॉलीसेकेराइड होगा और लिपिड होगा। दिस कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग क्या? बैक्टीरियल सेल या प्लांट सेल या एनिमल टिश्यू सेल विद एंजाइम। जैसे तो जैसे लाइसोजाइम का इस्तेमाल करोगे बैक्टीरिया की सेल के लिए,
सेलुलेज का एंजाइम करोगे किसके लिए, प्लांट सेल के लिए। काइटिनेज का एंजाइम इस्तेमाल करोगे किसके लिए, फंगल। तो ये 3 अच्छे सवाल हैं जो एग्जाम में मिल सकते हैं। कह रहा है जानते हो जीन कहाँ लोकेटेड है, डीएनए पर लोकेटेड है, लेकिन डीएनए इंटरवाइंड है किसके साथ, हिस्टोन के साथ। तो अब हमको सब कुछ हटाना पड़ेगा। आरएनए कैसे हटाओगे, राइबोन्यूक्लिएज। प्रोटीन कैसे हटाओगे, तो प्रोटीएज। ऐसे करा और भी सब चीजें हटा देंगे। अंततः लिखा है प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट। कैसे दिखाई पड़ेगा, तो आंसर दोगे चिल्ड इथेनॉल। दिस कैन बी सीन इन कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड। यहाँ देखो जो डीएनए थ्रेड मिलेंगे उनको सेपरेट आउट होंगे, उनको रिमूव करोगे किस प्रोसेस से। तो ये लाइन यहाँ लिखी है लेकिन है काम की, एग्जाम में आ सकती है। ये जो इंस्ट्रूमेंट ये क्या है, ये स्पूल है और निकालने को स्पूलिंग कहेंगे। चलो हेडिंग डालो कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। देखो ये सब कहानी आप पहले से पढ़ चुके हो, उसी दोबारा लिख रहे हैं, तो 2-3 लाइनें हैं केवल। कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन का मतलब है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। डीएनए के टुकड़े करोगे, क्यों, क्योंकि उसमें से कोई आप डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करना चाहते हो। तो डिजायर डीएनए को आइसोलेट करने के लिए पहले उसको टोटल डीएनए को कुछ टुकड़ों में काटना पड़ेगा। किससे काटोगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। पहले से ही पता है स्पेसिफिक एंजाइम होता है, स्पेसिफिक लोकेशन से काटता है। उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से वेक्टर डीएनए को भी ओपन करोगे। क्यों, क्योंकि दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना है। क्यों, क्योंकि हमको सेम स्टिकी इंड बनवाना है। एक बात काट लेने के बाद फिर कौन सी प्रोसेस करते हो, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो। सारे फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं, सेपरेट होने के बाद कोई स्पेसिफिक फ्रेगमेंट आप डिजायर चाहते हो उसको आप निकाल लोगे। तो कटिंग के साथ ही हम आइसोलेशन कर लेंगे किसका, डिजायर सेगमेंट का। किस प्रोसेस के द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा ये बताओ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या है, तो जो पहला काम है सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, लेकिन एक काम इसका और भी है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जिस गति से डीएनए को काट रहा था, यदि उसको रोका नहीं गया तो और टुकड़े बना डालेगा। तो उसको कैसे रोकोगे, तो सबसे बढ़िया है कि जल्दी ही क्या कर लो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एम्प्लॉयड टू चेक प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के काम को कौन रोक सकता है, तो कहोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बार आपको डिजायर डीएनए सेगमेंट मिल गया तब क्या करोगे, तो इसी को तो यूज करना है जोड़ने में, लेकिन जोड़ने से पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे किसके द्वारा, तो कहोगे पीसीआर। जो हमको असली चीज पढ़नी है वो पीसीआर पढ़नी है। तो पहले इस हेडिंग में 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हम लोग पीसीआर पढ़ेंगे। दूसरी हेडिंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए या कटिंग ऑफ डीएनए। 2 क्वेश्चन, ये बताओ सोर्स डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को किससे काटोगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। क्यों काटोगे, सेम स्टिकी। लिख लीजिए बोथ सोर्स डीएनए and vector DNA cut by same restriction endonuclease, same restriction endonuclease। क्यों, to make सेम स्टिकी इंड। और सेम स्टिकी इंड क्यों बनाओगे, क्योंकि ये फैसिलिटेट करेगा किसके एक्शन को,
लाइगेज एंजाइम। अगला है, बस काटना है। फिर तीसरा है आइसोलेशन। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट कहो चाहे ये कह दो, जीन ऑफ इंटरेस्ट। कैसे? बाई जेल इलेक्ट्रो फोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा तो करोगे। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे, और जब सेपरेट हो जाएंगे तब उसमें से आप अपना स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को रिमूव करोगे। किस प्रोसेस से? स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट आइसोलेट किस प्रोसेस से करोगे? तो उसका नाम इल्यूशन है। काट के निकालेंगे ना अलग से जेल पीस से। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट, उसके बाद डिजायर्ड फ्रेगमेंट होगा, और डिजायर्ड फ्रेगमेंट रिमूव आउट बाई किसके द्वारा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक और काम करता है, ये चेक करता है, आल्सो चेक प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ये जान लो, ये नीट में आने वाला है क्वेश्चन। विच वन चेक प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो आंसर क्या मिलेगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आया नहीं है, बस यही बचा है जो नहीं आया है, बाकी सब आ चुका है। प्रोग्रेशन मतलब ये जो काम कर रहा था, काट रहा था ना, तो उसको रोकना है, वरना ये काटता ही रहेगा, और टुकड़े और टुकड़े और टुकड़े बनाता रहेगा। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दो, उसके सामने से डीएनए ही हट जाएंगे, तो विवाद ही खत्म। अगली हेडिंग, मल्टीप्लिकेशन। बातचीत ना करो भाई। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ये कैसे करोगे? तो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका है बाई पीसीआर। फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या है? तो ऐसी डिफिनेशन बताओ कि एग्जामिनर कुछ पसंद आ जाए। इलिटरेट डिफिनेशन ना बताओ। ध्यान से सुनेंगे। ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें डीएनए से डीएनए बनाते हैं उसका नाम रेप्लिकेशन या डीएनए पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। एंजाइम कौन सा लगता है? डीएनए पॉलीमरेज लगता है। ये कहाँ होती है? ये सेल के अंदर होती है, मतलब इन विवो प्रोसेस होती है। अब सुनिए, डीएनए से डीएनए बनाना है, क्योंकि डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट आपने आइसोलेट कर लिया, मान लेते ये फ्रेगमेंट है, ये आइसोलेट कर लिया, ये सेल के बाहर है, और आप सेल के बाहर इसी एक डीएनए से ऐसे ही बहुत सारे डीएनए बनवाना चाहते हो। तो अगर सेल के बाहर बनवाओगे तो बताओ इन विवो होगा कि इन विट्रो होगा? तो कहोगे इन विट्रो। तो पीसीआर एक प्रकार की इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए है।
क्योंकि आउटसाइड सेल हो रही है। क्या हो रहा है, एक डीएनए से दो डीएनए, दो डीएनए से चार डीएनए, चार डीएनए से आठ डीएनए, मतलब चेन लाइक रिएक्शन होगी। किसकी, पॉलीमराइजेशन की। जैसे इसका नाम क्या पड़ा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस चेन लाइक रिएक्शन की दो शर्तें हैं। एक चीज चाहिए क्या, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। वो कौन सा होगा, कहाँ से लाओगे, वो भी अलग पढ़ेंगे। एक चीज और चाहिए, उसका नाम है प्राइमर। क्या होते हैं अभी अलग पढ़ोगे। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, दो प्राइमर चाहिए, और सबस्ट्रेट भी तो चाहिए। जैसे मान लेते एक डीएनए से आप दो डीएनए बनाते हो, तो जो नया डीएनए बनाओगे उसमें न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ोगे, तो न्यूक्लियोटाइड जोड़ोगे तो वो भी तो होने चाहिए। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए। डीएनए बना रहे हैं ना, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए। तो ध्यान सुने पूरी बात। पीसीआर एक मैकेनिज्म है इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए की या मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए की, जिसमें क्या करते हैं, एक डीएनए से दो डीएनए से चार से आठ से 16 से 32 से 64 से 128 बनाते हैं। ऐसे मिलियन में बना दोगे। दूसरा सवाल, क्या इस्तेमाल करोगे। तो कम से कम तीन चीजें चाहिए। एक हमको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो सेल के बाहर काम कर सके। दूसरा हमको दो प्राइमर चाहिए, ये क्या है अभी आगे बताएंगे। और हमको सबस्ट्रेट डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चाहिए फॉर पॉलीमराइजेशन। कैसे करोगे वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लिखो, देखो पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये क्या है, तो ये प्रोसेस है ऑफ इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए। याद रखिएगा, इन विट्रो सिंथेसिस है, इन विवो नहीं है। इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए क्या होता है, मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। एक बात, क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट में तीन चीजें चाहिए। एक हमको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, कौन सा भी आगे देखेंगे। हमको चाहिए दो प्राइमर, और हमको चाहिए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट चाहिए। अब कैसे बनाएंगे वो अभी हम अलग से बताएंगे आपको, पढ़ लेते हैं। देखें, पीसीआर के तीन स्टेप हैं, डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन हो चाहे एनलिंग हो चाहे एक्सटेंशन हो, ये तीनों प्रोसेस काफ़ी हाई टेम्परेचर पर हैं। टेम्परेचर मैंने लिख दिया, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। ये 94 टू 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, ये 50 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, और ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। ये तीनों टेम्परेचर हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से क्या हैं, ज़्यादा हैं। हम लोगों के शरीर में जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर होता है, तभी डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। यहाँ समस्या ये है कि जिस टेम्परेचर पर ये काम करवाना है उस टेम्परेचर पर तो सामान्य डीएनए पॉलीमरेज काम ही नहीं करेगा। तो वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी थी कि एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज ढूंढो जो हाई टेम्परेचर पर काम कर सके। तो वो ढूंढ लिया गया, उसका नाम टैग पॉलीमरेज एंजाइम है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम एक स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो थर्मोस्टेबल एंजाइम है, जो हाई टेम्परेचर पर काम कर सकता है। इसको आइसोलेट किया गया एक थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम थर्मस एक्वेटिकस। ये तो रटने वाला सवाल है। फिर पता चला इसमें तीन स्टेप हैं, कौन कौन से देखो। तो पहला स्टेप ये होता है डीनेचुरेशन, जिसको कहते हैं सिर्फ इतना करते हैं कि डीएनए की इस डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को गर्म कर देते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक,
94 से 98 कितने डिग्री तक गर्म करोगे और क्यों गर्म करोगे? 2 सवाल है। गर्म क्यों करेंगे तो कहोगे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करना है, इसको भी अलग करना है, दोनों अलग करना है। अच्छा, दोनों अलग क्यों करोगे? क्योंकि दोनों को मान लेना है क्या? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो डीनेचुरेशन में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड होगा और डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पर। फिर सवाल है कितने हाई तक ले जाओगे? तो यदि आपने जो डीएनए लिया है उसमें जीसी बेस पेयर ज़्यादा होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होंगे, और अगर एटी बेस पेयर ज़्यादा होंगे तो डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे। तो कौन ज़्यादा मजबूत होगा? जीसी वाला। तो जीसी वाला डीएनए यूज कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, और एटी वाला तो थोड़ा सा कम, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 94 से नीचे ले आओगे। ठीक, जैसे आप गर्म कर दोगे दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे और ये दोनों स्टैंड माने जाएंगे या काम करेंगे एक्ट एज टेम्पलेट डीएनए। क्यों? कल को इस स्ट्रैंड के बगल में नया स्ट्रैंड बनाओगे, इस स्ट्रैंड के बगल में नया स्ट्रैंड बनाओगे, इस स्ट्रैंड के बगल में जो नया बनाओगे उसमें जो भी बेस सीक्वेंस होंगे वो कौन तय करेगा? वो ये स्ट्रैंड तय करेगा। और इसके बगल में जो नया बनाओगे उसमें जो बेस सीक्वेंस होंगे वो कौन तय करेगा? वो ये स्ट्रैंड तय करेगा। इसी नाते इसको और इसको हम कहेंगे क्या? टेम्पलेट डीएनए कहेंगे। ठीक है। दूसरा सवाल, फिर क्या होगा? जब स्ट्रैंड आप अलग कर लोगे तो अलग करने के बाद इस डीएनए स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है और इस स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, दोनों में स्मॉल डीएनए स्ट्रैंड जोड़ा जाता है। जो स्मॉल डीएनए स्ट्रैंड जोड़ते हैं इसका नाम प्राइमर होता है। अब देखो, प्राइमर से जुड़े 3 सवाल हैं। पहला, प्राइमर है क्या? तो कहोगे स्मॉल होता है, केमिकली सिंथेसाइज होता है, डीएनए होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब जिसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या 2 से 9 के बीच हो, उसको ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो स्मॉल होता है, केमिकली सिंथेसाइज होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डीएनए सेगमेंट होता है या स्ट्रैंड होता है, इसको जोड़ दिया जाता है। कहाँ? तो कहोगे जो टेम्पलेट है उसके 3' इंड पर जोड़ा गया। अब जोड़ कैसे दोगे? तो जोड़ तभी दोगे कि भाई यहाँ जो बेस हो उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ हो, यहाँ जो बेस हो उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ हो, यहाँ जो बेस उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ हो। तो प्राइमर के जो बेस सीक्वेंस होते हैं वो जीनोमिक डीएनए के बेस के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कहाँ जोड़ोगे? तो कहोगे टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' इंड पर। तो इस वाले टेम्पलेट के यहाँ प्राइमर जोड़ दिया और इस वाले टेम्पलेट के यहाँ प्राइमर जोड़ दिया। जोड़ने की घटना को क्या कहते हो? एनीलिंग। इस दौरान टेम्परेचर थोड़ा कम किया जाता है। अगर उतना ही हाई रखोगे तो क्या जुड़ पाएगा? जुड़ पाएगा ही नहीं। तो थोड़ा कम किया तो जुड़ गया। जुड़ जाने के बाद अगला असली स्टेप है एक्सटेंशन, या इसको इलांगेशन भी कहते हैं। क्या किया गया? इधर देखिए, ये प्राइमर है, ये प्राइमर है। प्राइमर का ये कौन सा इरा है, इंड है? तो कहोगे ये 3' इंड है। अब 3' इंड के सामने नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ जोड़ दीजिए तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई बढ़ गई। फिर एक ये फिर 3' हो जाएगा, यहाँ एक जोड़ दीजिए तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई बढ़ गई। फिर एक यहाँ जोड़ दीजिए तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई बढ़ गई। फिर एक यहाँ जोड़ दिए तो यहाँ से यहाँ तक। तो क्या करते रहेंगे? प्राइमर के 3' इंड पर नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाएंगे और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए क्या हो जाएगा? डबल स्ट्रैंड हो जाएगा। तो अगर ये 5' है तो फाइनली ये क्या बनेगा? 3' बन जाएगा। इधर देखो, ये प्राइमर का 5' तो ये प्राइमर का 3' है, तो इसमें भी तो जोड़ते जाएंगे और यहां पहुंच जाएंगे। तो एक्सटेंशन इसका नाम क्यों किया गया? तो कहोगे प्राइमर को एक्सटेंड किया गया है। किस दिशा में? 5' to 3'। इस एक्सटेंशन के दौरान नया न्यूक्लियोटाइड कहाँ जोड़ा गया है? तो कहोगे नया न्यूक्लियोटाइड प्राइमर के 3' इंड पर जोड़ा गया है। अब वो जो नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ोगे वो कौन सा होगा? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि डीएनए बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हो तो राइबोन्यूक्लियोटाइड जोड़ देते। तो एक्सटेंशन के दौरान क्या किया?
एक्सटेंशन के दौरान न्यूक्लियोटाइड ऐड किए गए प्राइमर में, प्राइमर को एक्सटेंड किया गया 5' टू 3' इंड, इससे सिंगल स्टैंड क्या हो गया, डबल स्टैंड। अब जब ये सिंगल डबल स्टैंड हो गया, ये सिंगल डबल स्टैंड हो गया, तो एक डीएनए से कितने बन गए, 2 बन गए। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को वापस क्या करा दें, तो इन दोनों को वापस फिर से डीनेचुरेशन करा दें। तो अब यहाँ 4 सिंगल स्टैंड बनेंगे, तो फाइनली 4 डीएनए बनेंगे। फिर ऐसे घुमा के लाएंगे तो 8 बनेंगे, फिर 16 बनेंगे, फिर 32, फिर 64, फिर ऐसे बनाते चले जाओगे। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस स्टेप में इस्तेमाल हुआ, तो क्या कहोगे, तो उसको सिर्फ एक्सटेंशन स्टेप में इस्तेमाल हुआ है, ना डीनेचुरेशन में इस्तेमाल हुआ है, ना एनिलिंग में। कॉन्सेप्ट क्लियर। डीनेचुरेशन में क्या किया, केवल स्ट्रैंड को सेपरेट किया बाय हीटिंग एट टेम्परेचर। एनिलिंग में क्या किया, प्राइमर को ऐड किया 3' इंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए, दोनों पर अटके चलते 2 प्राइमर लगे। प्राइमर क्या है वो अलग से बात लिख लेंगे कि स्मॉल होगा, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होगा, सिंगल स्टैंड होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। फिर एक्सटेंशन में क्या किए, तो प्राइमर का ही एक्सटेंशन किए। किसका किए हैं, प्राइमर का एक्सटेंशन किए, किस दिशा में, 5' टू 3'। कैसे एक्सटेंशन हुआ, नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ा गया, कहाँ, 3' इंड। कौन जोड़ा, टैग पॉलीमरेज। अब टैग पॉलीमरेज के बारे में अलग से लिख लेंगे कि ये थर्मोस्टेबल होता है, थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है। क्लियर। तो जो बढ़ाए वो बढ़ा लो, फिर पॉइंट लिखते हैं, लिखें। चल, एक तो रटने वाला सवाल, प्रोसेस ऑफ पीसीआर किसने डेवलप किया, बताओ भाई। बहुत इतने काम का प्रोसेस है। कैरीमुलिस और कब, 1983 में। इनको नोबेल भी मिला, कब मिला, 1993 में, ठीक। थ्री स्टेप हैं, कौन से, तो वही डीनेचुरेशन, उसके बाद एनिलिंग, और उसके बाद एक्सटेंशन। तो पहला स्टेप डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन both strand of DNA सेपरेट, अलग होंगे, बाई हीटिंग एट 94 डिग्री सेंटीग्रेड। वो 94 टू 98 रेंज है, एसी और जीसी के हिसाब से तय। बस इतना ही है इसमें। दूसरी हेडिंग एनिलिंग, इसमें क्या करेंगे, प्राइमर added at both टेम्पलेट स्ट्रैंड, वही कहां पर, एट 3' इंड एट टेम्परेचर कितना, 50 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड, 65, 50 to 65। हाँ, कितने प्राइमर चाहिए, 2 प्राइमर। प्राइमर क्या है, तो
तो प्राइमर याद रखिएगा, प्राइमर है स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कामा केमिकली सिंथेसाइज डीएनए कामा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, स्मॉल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, केमिकल सिंथेसाइज होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है और कॉम्प्लीमेंट्री होता है। किसके? टेम्पलेट डीएनए की। ठीक, और तीसरी हेडिंग है एक्सटेंशन। क्या करेंगे? एक्सटेंशन करते हैं या इलोंगेशन भी कहते हो। किसका? प्राइमर का। किस दिशा में? इन डायरेक्शन ऑफ, बताओ, 5' to 3'। कैसे? बाई एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड, बाई एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड एट, कहा? एट 3' end ऑफ प्राइमर। एक्सटेंशन के दौरान न्यू स्ट्रैंड डेवलप हो जाएगा along टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड के अलॉन्ग क्या हो जाएगा? न्यू स्ट्रैंड डेवलप हो जाएगा, और जो नया स्ट्रैंड डेवलप होगा उसमें बेस सीक्वेंस टेम्पलेट ही तय करेगा। इसमें क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, और एक क्या चाहिए? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चाहिए। अब डीएनए पॉलीमरेज कौन सा चाहिए? तब कहोगे टैग पॉलीमरेज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या है? तो ये सबस्ट्रेट है। चलो यहां लिख लो टैग पॉलीमरेज। ये एक स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज है। क्या इस मामले में स्पेसिफिक है? तो कहोगे थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। क्यों? खास बात है, ये रहता है रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर एक्टिव रखने की आवश्यकता क्यों है?
क्योंकि डीनेचुरेशन की जो प्रोसेस है वो हाई टेम्परेचर मांग रही है। अगर हाई टेम्परेचर नहीं दोगे तो डीनेचुरेशन नहीं होगा, और हाई टेम्परेचर दोगे तो एंजाइम खराब जाएगा। तो वैज्ञानिक फंस गए थे, तो कहा ऐसा एंजाइम ढूंढो जो हाई टेम्परेचर पे काम कर जाए, क्योंकि हाई टेम्परेचर जरूरी है। नेसेसरी फॉर डीनेचुरेशन। ठीक, एक बात, इसको कहां से आइसोलेट किया गया? फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस वायरस। हाँ, सब कुछ याद रखना। आगे पढ़ा थर्मस एक्वाटिकस, आगे पढ़ा ही नहीं, आगे वायरस लिखा हुआ है। हाँ भाई, कुछ भी कर सकते हो तुम लोग, जो कि है क्या? एक क्वेश्चन आता था कि मान लेते कि कोई एक सेल है जो माइटोसिस करती है, बताओ कितनी माइटोसिस के बाद 512 सेल बनेंगे? क्वेश्चन लिखा है मैंने। तो 1 से 2, 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से 64 से 128 से 256 से 512, कितने डिवीजन हुए थे? 9। कैसे निकाला था? एक फार्मूला है, 2 की पावर n नहीं था? बिल्कुल वही यहां भी है। यहां देखो, एक डीएनए ले लो, एक डीएनए ले लिया जाए और एक साइकिल चलाई जाए तो कितने बन जाएंगे? 2 डीएनए, फिर एक और साइकिल, 4 डीएनए, फिर एक और साइकिल, 8 डीएनए, फिर एक और साइकिल, 16 डीएनए, फिर एक और साइकिल, 32 डीएनए। फिर देखो यहाँ कितने डीएनए? 1 डीएनए, यहाँ 2 डीएनए, यहाँ 4 डीएनए। जरा साइकिल बताओ। ये एक साइकिल है, यहाँ पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई? 2 साइकिल, यहाँ 3 साइकिल। ध्यान सुनिएगा, एक साइकिल के बाद 2, 2 साइकिल के बाद 4, 3 साइकिल के बाद 8, तो 4 साइकिल के बाद 16, तो 5 साइकिल के बाद 32। तो नंबर ऑफ डीएनए निकालना चाहते हो तो फार्मूला है 2 की पावर n, नंबर ऑफ डीएनए इन पीसीआर। और n क्या है? नंबर ऑफ साइकिल। देखो अगर यहां n की जगह 1 रख दे तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो एक साइकिल से कितने बने? अच्छा, यहां 2 रख दे तो 2 साइकिल कितने बने? 4। यहाँ 3 रख दे तो 2 की पावर 3 का मतलब 8। यहाँ 4 रख ले, 2 की पावर 4 का मतलब 16। यहाँ 5 रख दें। ऐसे ही जितने बनाने चाहते हो, तो जितने साइकिल होंगे उसको ऊपर रखोगे, नंबर ऑफ डीएनए इन पीसीआर निकल आएगा। इसी साल ही आया था। लिखो, देखो भैया, देख लो, पीसीआर ना बतियाओ। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ मल्टीपल कॉपी आप बनाओगे जीन या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? इन विट्रो सिंथेसिस है। एक बात, अभी ये डायग्राम देख लेते, इसमें क्या यूज करोगे? तो कहोगे वहां 2 लिखा है, 2 सेट ऑफ प्राइमर, और प्राइमर की डिफिनीशन यहाँ लिखी है, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट कॉम्प्लीमेंटेड द रीजन ऑफ डीएनए। और एंजाइम कौन सा चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम एक्सटेंड करेगा किसको? प्राइमर को। क्या यूज करेगा? न्यूक्लियोटाइड। और किस हिसाब से करेगा? जीनोमिक डीएनए, जो कि है क्या? टेम्पलेट। अगर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज रिपीटेड मेनी टाइम, सेगमेंट ऑफ डीएनए एम्पलीफाइड 1 बिलियन गुना, तो 1 बिलियन टाइम बनेंगे कितनी साइकिल से? 30। अभी लिखा देंगे।
सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव बाय यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट फ्रॉम बैक्टीरियम, कौन सा, थर्मस एक्वेटिकस, रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, जो कि आवश्यक है किसके लिए, डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए। एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट का कहाँ इस्तेमाल करोगे, तो एक ही जगह इस्तेमाल करेंगे, जोड़ने में, और कहाँ इस्तेमाल करेंगे। डायग्राम देख लो, पहले ये लिया, फिर गर्म किया तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, फिर यहाँ भी प्राइमर जोड़ दिया, यहाँ प्राइमर जोड़ दिया तो एनिलिंग हो गया। फिर देखो डीएनए पॉलीमरेज यूज किया, ये न्यूक्लियोटाइड यूज किया, तो ये वाली चेन यहाँ से यहाँ पहुँच गई और ये वाली चेन यहाँ से यहाँ पहुँच गई, बन गए। ऐसे 30 साइकिल चलाओगे तो कितने बन जाएंगे, तो जहाँ लिख रहे थे वहां लिख लेना। एक बिलियन कितनी साइकिल, 30 साइकिल। तो अब इसको डिजायर्ड डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ देंगे, जोड़ के क्या बना देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के क्या करोगे, इसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। होस्ट में इंट्रोड्यूस करने के बाद ये जरूर पता करेंगे कि होस्ट में इंट्रोड्यूस हुआ है या होस्ट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। होस्ट में इंट्रोड्यूस होने का मतलब वो ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ट्रांसफॉर्म हुआ होगा तो उसको ट्रांसफॉर्मेंट कहोगे, और नहीं हुआ होगा तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कैसे सेलेक्ट करोगे, तो अभी पीछे बता चुके हैं सेलेक्टेबल मार्कर। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। यदि इसी पर एम्पीसिलिन का जीन पाया जाए, और ये जीन ऑफ आप ऐसे समझो कि यदि इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए किसी होस्ट सेल में, तो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ये इंट्रोड्यूस कर लिया, इसमें एम्पीसिलिन वाला जीन भी पहुंच गया और इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी पहुंच गया। अब आपसे इतना बताओ, यदि इस बैक्टीरिया के ऊपर एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डाली जाए तो बताओ ये होस्ट सेल जो कि कोलाई है वो सरवाइव करेगी कि नहीं, सरवाइव कर जाएगी। कैसे, क्योंकि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहां आ गया है। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद एम्पीसिलिन डाल के देख लेते हैं, यदि एम्पीसिलिन से मर जाए तो ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अरे पहले आंसर न दिया करो, सोच बिया लिया करो, सुनते कुछ ना भाई, आंसर दनादन दिए जा रहे हो। फिर से सुनो, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इसको आपने इंसर्ट किया होस्ट में, इंसर्ट करने के बाद इसके ऊपर एम्पीसिलिन डाला, ये मर गया। बताओ इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, इसका मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और अगर बच गया, अगर ये बच गया इसका मतलब ये अंदर आ गया है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेंट। तो इस केस में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या सेलेक्ट कर देगा, ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट कर देगा। तो एम्पीसिलिन जीन क्या हो गई, सिलेक्टेबल मार्कर। रिकॉम्बिनेंट नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। तो याद रखिएगा, जल्दी में एग्जाम में इसका इस्तेमाल कर चुका है कि उस प्लाज्मिड जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एम्पीसिलिन है, यदि इंसर्ट कर दिया तो वहां एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, ये होस्ट सेल सर्वाइव कर जाएगी। और अगर सर्वाइव कर जाएगी तो क्या मानोगे, इसको ट्रांसफॉर्मेंट मानोगे कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मानोगे, तो ट्रांसफॉर्मेंट मानोगे। लिखो चौथा स्टेप। अब सब वही पुरानी बातें रिपीट होनी है।
लाइगेशन ऑफ डीएनए टू क्लोनिंग वेक्टर। जीन ऑफ इंटरेस्ट ligate to vector with help of किसके द्वारा बेटा? डीएनए लाइगेज। तो बनेगा क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। बस अगला स्टेप कौन सा होगा बेटा? अगला होगा इंट्रोडक्शन या ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू किसमें? कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट भी तो होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में दो चीजें हैं। एक क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और क्या है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। हमने फिर से बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये मान लेते हैं क्या? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और ये है क्या? इसको इंट्रोड्यूस कर दिए किसमें? होस्ट सेल ई कोलाई में। तो दो ऑप्शन है। यदि ये ई कोलाई डाई हो जाए एम्पीसिलिन में, तो इसका मतलब क्या है? डाई इन एम्पीसिलिन और सर्वाइव इन एम्पीसिलिन। दो ही ऑप्शन तो हैं। दोनों का मतलब बता दो बस। मर जाने का मतलब नॉन ट्रांसफर, और बच जाने का मतलब तो इस केस में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन को क्या मानोगे? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन को सेलेक्टेबल मार्कर मानोगे टू सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट। डन। नहीं, वाह भाई वाह, संस्कृत में बोलो। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। सेवरल मेथड है। इंट्रोड्यूस द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रेसिपिएंट सेल। रेसिपिएंट सेल को क्या बनाओ? कॉम्पिटेंट बनाओ, तो ले सके क्या? डीएनए। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास हो क्या? जीन ऑफ रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, जैसे कि एम्पीसिलिन, ट्रांसफर करो किसमें? ई कोलाई। तो होस्ट सेल क्या हो जाएगी? ये बदल जाएगी। और कैसी हो जाएगी? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट सेल। अब
अगर स्प्रेड कर दो ट्रांसफॉर्म सेल को किसी अगर प्लेट पर, ना बतियाओ, जिसमें एम्पीसिलिन हो, तो बताओ ट्रांसफॉर्मेंट सरवाइव करेंगे कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? तो ट्रांसफॉर्मेंट वो ग्रो कर जाएंगे और जो अनट्रांसफॉर्मेंट थे वो डाई हो जाएंगे। इस केस में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या है, सेलेक्ट कर देती है किसको, ट्रांसफॉर्म्ड सेल को। मतलब ये क्या है, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। सुन लीजिए, मान लेते हैं कि आपने किसी, बेटा बातचीत ना करो थोड़ी देर, शुरू करें। मान लेते हैं कि किसी भी सोर्स से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट किया, किसी सुटेबल वेक्टर से उसको जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन सिर्फ होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर देने भर से आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और अल्टीमेट एम किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यही है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट मिले, स्पेशली प्रोटीन मिलती है। तो प्रोटीन कब मिलेगी, तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने होस्ट में इंसर्ट किया है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां जाके एक्सप्रेस करे। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करने का मतलब आपने डीएनए इंट्रोड्यूस किया है तो होस्ट के अंदर जा करके पहले तो मल्टीप्लाई करे, उसकी क्लोनिंग हो जाए, उसके बाद क्या होना चाहिए, डीएनए से आरएनए बने और आरएनए से प्रोटीन बने, क्योंकि जो प्रोटीन बनेगी वही आपका प्रोडक्ट है। अगर सारी प्रोसेस हुई और प्रोटीन नहीं बनी तो सारी प्रोसेस बेकार, किसी काम की नहीं। अल्टीमेट एम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कि हमको वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिलनी चाहिए। कहाँ से, होस्ट सेल से। अब होस्ट सेल में प्रोटीन कैसे मिलेगी, जब होस्ट सेल के अंदर हमारा वाला डीएनए जाके एक्सप्रेस करे। जैसे मान लेते ह्यूमन इंसुलिन को बैक्टीरिया से बनवाना है, तो ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन है वो बैक्टीरिया में पहुंचाया कैसे, वो अलग मसला है, लेकिन बैक्टीरिया में पहुंचने के बाद यदि वो एक्सप्रेस कर गया तब वो प्रोटीन बनेगी, और एक्सप्रेस नहीं किया तो प्रोटीन नहीं बनेगी। तो ये जो स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें होगा क्या, इसमें होगा एक्सप्रेशन। अब सवाल ये है कि रिकॉम्बिनेंट होस्ट कोई है, उसके अंदर आपका जीन है, वो आपका प्रोटीन क्यों बनाएगा, भाई कोई ना कोई तो बात होनी चाहिए। तो उस होस्ट को आप ऑप्टिमम कंडीशन दीजिए, वो हर वो चीज जो डिमांड, जैसे मान लीजिए आपने होस्ट से कहा कि भैया इंसुलिन प्रोटीन बनाओ, और लेकिन होस्ट को आपने अमीनो एसिड नहीं दिए, तो कहाँ से, क्या अमीनो एसिड बना के प्रोटीन बनाएगा? आप उसको अमीनो एसिड प्रोवाइड करोगे तब वो प्रोटीन बना के आपको देगा। तो न्यूट्रिएंट मीडियम देना पड़ेगा जिसमें होस्ट मल्टीप्लाई करेगा, और उसमें आप हर वो चीज दोगे जो वो नेसेसरी होगा, ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ग्रोथ। अगर ऑप्टिमम कंडीशन आपने दे दिया तो होस्ट मल्टीप्लाई कर जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेगा तो आपका डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो एक्सप्रेस भी करेगा, तभी आपको प्रोटीन मिलेगी। तो इस हेडिंग में सबसे काम की बात है एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए। क्वेश्चन एक बार आया है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो इसके बाद की हेडिंग है, क्वेश्चन पूछा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या नहीं करते हैं, और उसमें एक ऑप्शन था एक्सप्रेशन ऑफ जीन। एक्सप्रेशन ऑफ जीन उस स्टेप में नहीं होता है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन किस स्टेप में होता है, जब हमको फॉरेन जीन मिलना होता है। तो लिखते चलो, मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई होस्ट सेल है, और इस पर्टिकुलर होस्ट सेल के अंदर कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और इस रिकॉम्बिनेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है, ऐसी होस्ट सेल जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, इसको रिकॉम्बिनेंट
होस्ट या इसी का एक और नाम है। इसको हेट्रोलागस होस्ट भी कहते हैं। होना क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट में है क्या, डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसी घटना को कहते क्या हो, एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। और रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में मिलेगी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाना ही क्या है, अल्टीमेट एम है। ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये प्रोटीन ही तो बनवाना है। तो हेट्रोलागस होस्ट में क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए। किसका, जीन ऑफ इंटरेस्ट का। और अगर एक्सप्रेशन हो गई तो हमको क्या मिल जाएगी, प्रोटीन या प्रोडक्ट। ठीक है, तो सिर्फ एक्सप्रेशन ही नहीं होगा, क्लोनिंग भी तो होगी, नहीं होगी। जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्लोनिंग कराई जाएगी इन किसमें, होस्ट सेल। अब क्लोनिंग कैसे होगी, तो होस्ट सेल मल्टीप्लाई करेगा। इन कल्चर मीडियम। होस्ट सेल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, कल्चर मीडियम में। अब ये क्यों मल्टीप्लाई करेगा भाई, और मल्टीप्लाई करके आपका प्रोडक्ट क्यों बनाएगा, इस कल्चर मीडियम में आपको देना पड़ेगा क्या, प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ होस्ट सेल। ग्रोथ का मतलब वहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो यदि आप ऑप्टिमम कंडीशन देंगे तो होस्ट सेल मल्टीप्लाई करेगा, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस करेगा, तब आपको प्रोटीन मिलेगी। फिर वहां से उस प्रोटीन को आप एक्सट्रैक्ट करो, उसको प्यूरिफाई करो और इस्तेमाल करो। एक्सट्रैक्ट करो, सेपरेट करो और क्या करो, यूज करो। तो ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या किया, एक्सप्रेशन किया, ये लिख लिया। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। देखो क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई कंटेनर है जहां होस्ट सेल मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें होस्ट सेल हैं। तो यदि आप चाहते हो कि ये हमेशा काम करें तो इधर से क्या करते रहो,
फ्रेश मीडियम यूज कर डालते रहो, इधर से यूज मीडियम रिमूव करते रहो, तो होस्ट सेल किसमें रहेंगे? मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे। तो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम क्या है? तो कहोगे मेंटेन होस्ट सेल मोस्ट एक्टिव या फिजियोलॉजिकली एक्टिव। और मोस्ट एक्टिव बताओ कौन सी फेज होती है? लैग की, लॉग की, स्टडी? 3 फेज होती ना, तो एनसीईआरटी में लिखा है लॉग फेज। अब जब मोस्ट एक्टिव रहेंगे तो क्या मिलेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे मेंटेन करोगे? तो फ्रेश मीडियम, फ्रेश मीडियम क्या करोगे? एडेड और यूज्ड मीडियम क्या हो? रिमूव। चलो अच्छा ठीक है, एक और समस्या है। मान लेते हैं आपने बायोटेक्नोलॉजी की पूरी प्रोसेस कर ली, काट छांट लिया, रिकॉम्बिनेंट बना लिया, होस्ट में इंटर कर दिया, उसकी क्लोनिंग हो गई, जीन एक्सप्रेस भी कर गया, प्रोडक्ट बन भी गया, लेकिन प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं बना जैसा आप चाह रहे थे। तो पहले आप लैब में बनाओगे, लैब में बना करके प्रोडक्ट को टेस्ट करोगे और देखोगे वो क्वालिटी वो है कि नहीं है। यदि लैब में सफल रहेगा तो फिर उसी प्रोडक्ट को आप लार्ज स्केल पर बनवाओगे। तो पहले स्मॉल कल्चर किया जाता है, स्मॉल वॉल्यूम कल्चर। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर में स्मॉल क्वांटिटी आप प्रोडक्ट बनेगा। ये लेबोरेटरी का वर्क है। पर्पज यही है कि लैब में पहले बना के देख लिया जाए कि स्थिति क्या है, जैसा हम चाहते थे वैसे बन रहा है कि कुछ और बन रहा है। ठीक है, अगर वहां सफल रहा तो फिर लार्ज वॉल्यूम कल्चर करेंगे। तो लार्ज वॉल्यूम कल्चर करोगे तो लार्ज क्वांटिटी मिलेगी। अब कितना लार्ज वॉल्यूम? तो एनसीईआरटी में लिखा है कि 100 से 1000 लीटर कल्चर मीडियम का इस्तेमाल करोगे। अगर 100 से 1000 लीटर होगा तो कंटेनर बड़ा होगा, तो फिर डेवलप करना पड़ेगा बायो रिएक्टर को। तो लार्ज वॉल्यूम कल्चर कहाँ करोगे? बायो रिएक्टर। पलट के आता है बायो रिएक्टर का इस्तेमाल कब करोगे? तो कहोगे जब प्रोडक्ट हमको लार्ज स्केल पर बनाना हो। स्मॉल स्केल पर बनाना होगा तो स्मॉल वॉल्यूम चल जाएगा। तो कंटिन्यूअस कल्चर एक अलग कॉन्सेप्ट है और लार्ज स्मॉल एक अलग कॉन्सेप्ट है। लिखो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर क्या होगा? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये कहां मिलेगा? ये लैब होगा, लेकिन लार्ज वॉल्यूम कल्चर तो हमको क्या मिलेगा? लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। और लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट हमको कहां मिलेगा? तो कहोगे बायो रिएक्टर में। बायो रिएक्टर नीडेड, इनकी आवश्यकता पड़ गई। काहे के लिए? फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन।
तो कहोगे 100 से 1000 लीटर आप कल्चर मीडियम, साइड हेडिंग बायोरिएक्टर, बायो रिएक्टर, सुन लीजिए क्या है। बायोरिएक्टर एक लार्ज वेसल है, बड़ा डायग्राम छोटा है लेकिन ये है बड़ा, ये लार्ज वेसल है। ये एक लार्ज वेसल है जिसकी खास बात यह है कि ये किसी भी रॉ मटेरियल को किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। रॉ मटेरियल को स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। बस स्पेसिफिक प्रोडक्ट कन्वर्ट करने में जेनेटिकली मॉडिफाइड या डीएनए रिकॉम्बिनेंट होस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर से सुन लेते हैं। यदि ये एक वेसल है जो रॉ मटेरियल को स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है बाई या विद हेल्प ऑफ क्या, रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल के इस्तेमाल करके किसी रॉ मटेरियल से कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे इंसुलिन बनवाए या एंजाइम बनवाए कोई, तो है तो बायोलॉजिकल ही प्रोडक्ट, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा है। बस कैसे फिर ये कर क्या रहे हैं, तो बायोरिएक्टर का असली काम है कि माइक्रोब की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करना, चाहे वो ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, चाहे वो ऑप्टिमम पीएच हो, चाहे ऑप्टिमम मिनरल हो, चाहे विटामिन हो, चाहे साल्ट हो, कुछ भी हो, ऑक्सीजन हो, जो मांगे वो दो। माइक्रोब को हर वो चीज देंगे जो वो चाह रहा है, बदले में उससे क्या लेंगे, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा लेंगे किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में। ठीक है, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर कौन से टाइप के होते हैं, तो कहोगे स्टायरिंग टाइप के होते हैं, और उसके अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक सिंपल स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर होता है और एक स्पार्क्ड टैंक बायोरिएक्टर होता है। अंतर क्या है भी समझ में आपको आ जाएगा। किसी भी बायोरिएक्टर को देखोगे, कुछ जनरल बातें हैं जो सभी बायोरिएक्टर में पाई जाती हैं। क्या क्या? पहला सरफेस है कि इसका जो बेस होगा वो कर्व होगा। क्यों कर्व होता है? तो आप सोचो, यदि आप इधर से कुछ प्रेस करोगे तो चीजें यहां से ऐसे जाएंगी तो क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। कढ़ाई देखो, कढ़ाई नीचे से गोल होती है, सारे बर्तन नीचे से गोल होते हैं। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग क्या हो जाती है आसानी से। तो एक तो बेस कर्व होता है, आसानी से मिक्सिंग हो जाएगा। दूसरा, इसमें स्ट्राइरर पाया जाएगा। स्ट्राइरर एक इंस्ट्रूमेंट होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होगा इस टाइप का जो रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो क्या करेगा, चीजें आसानी से क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। इसमें दो और चीजें चाहिए, इसमें कोई न कोई ये सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जब आप चीजों को रोटेट करोगे तो बुलबुले झाग भी तो बनेगा। तो जब झाग बनेगा तो झाग तोड़ने के लिए होना चाहिए, तो कोई न कोई फॉर्म कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। तो बताओ, बुलबुले तोड़ने वाला या झाग तोड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो कहाँ लगा होगा, वो यहाँ लगा होगा। झाग यहाँ बनेंगे क्या नीचे? झाग तो ऊपर ही बनेंगे ना। तो इसी साल आया था कि फॉर्म ब्रेकर कहाँ पाया जाएगा, तो जहां झाग होंगे वहां पाया जाएगा। और झाग ऊपर होंगे कि नीचे? सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर फॉर्म ब्रेकर होगा। उसके नीचे क्या लगे होंगे, तो उसके नीचे ब्लेड लगे होंगे जो चीजों को क्या कर रहे होंगे, मिक्स कर रहे होंगे। अच्छा, और क्या होना चाहिए इसमें? कोई ना कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से
स्टेराइल एयर को इंटर कर सको। स्टेराइल एयर को इंटर करोगे तो अंदर जाके हो सकता बुलबुले बने, स्पार्किंग। बुलबुले क्यों बनवाएंगे? तो बुलबुले जितने ज़्यादा होंगे सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा जहाँ ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो सकेगी। मान लेते हैं कि अंदर कोई एरोबिक माइक्रोब है, तो भाई देखिए यहाँ का एरिया तो खुला हुआ है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो काफ़ी गहराई में है, यहाँ ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो नीचे से इंटर करेंगे क्या? स्टेराइल एयर बबल। क्या एयर भी फर्टाइल होती है? हाँ भाई, तो यहाँ स्टेराइल का मतलब है कि उसमें कोई और माइक्रोब नहीं है। कैसे सोच रहे हो भैया, कहाँ से आए हो? है? तो स्टेराइल और फर्टाइल दो प्रकार की होती हैं चीजें, वो नहीं है यहाँ भैया। फर्टाइल हवा कोई नहीं होती है कि हाँ हवा के बच्चे होने लगे हैं। तो स्टेराइल का मतलब है ऐसी कोई हवा जिसमें कोई और माइक्रोब ना हो, ठीक है, वरना वो जाएगा तो वो नहीं मल्टीप्लाई करने लगेगा, ठीक है। तो स्टेराइल होना चाहिए। बाकी और इसमें क्या क्या होना चाहिए? तो भाई कोई टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, कोई पीएच कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, कोई सैंपल पोर्ट जहां से निकाल सको, बीच बीच में टेस्ट कर सको कि बना है कि नहीं बना है। तो फार्म कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेराइल एयर बबल भी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर बबल डाले गए तो बुलबुले बनेंगे। बुलबुले बनने को स्पार्किंग कहते हैं। तो जिसमें स्पार्किंग हो गई वो स्पार्क्ड टैंक बायोरिएक्टर हो गया, और जिसमें स्पार्किंग नहीं की गई वो कैसा होगा? वो सिंपल हो जाएगा। तो इस सिंपल और स्पार्क वाले में केवल इतना ही अंतर है कि स्पार्किंग है कि स्पार्किंग नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या क्या होना चाहिए? नीचे का बेस कर्व होना चाहिए, काहे के लिए? मिक्सिंग के लिए। स्ट्राइरर होना चाहिए जो इवन मिक्सिंग कर सके। इसमें कई और चीजें होनी चाहिए, जिसमें एक एजिटेटर सिस्टम होना चाहिए जो चोजों को हिला सके, एजिटेटर सिस्टम होना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, फार्म कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, पीएच कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी तो होना चाहिए जो ऑक्सीजन डिलीवरी कर सके, और सैंपल पोर्ट होना चाहिए। सिंपल और स्ट्राइर में अंतर क्या है? तो सिंपल वाले में स्पार्किंग नहीं होगी और स्पार्क वाले में क्या होगी? स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग का मतलब बुलबुले उसमें डालोगे, और बुलबुले क्यों? ऑक्सीजन का जो सरफेस एरिया वो क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। लिख लीजिए, छोटा बना लीजिए। तो इसका नाम क्या लिख लें हम लोग? इसका नाम इसी साल आया है, लिख लीजिए। एनी वेसल दैट कन्वर्ट किसको? रॉ मटेरियल इनटू बायोलॉजिकली कन्वर्ट करना, कन्वर्ट रॉ मटेरियल बायोलॉजिकली इनटू प्रोडक्ट with help of होस्ट सेल। एक बात, यही होते हैं बायो रिएक्टर। बायो प्रोवाइड करते हैं क्या? ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ होस्ट सेल। अब ऑप्टिमम कंडीशन में क्या दोगे? तो बहुत कुछ है, वो चाहे टेम्परेचर हो, चाहे पीएच हो, चाहे साल्ट हो, चाहे विटामिन हो, चाहे न्यूट्रिएंट हो,
वो डिपेंड करेगा सबकी अलग अलग ऑप्टिमम कंडीशन। तो बायोलॉजिकली कन्वर्ट करोगे मटेरियल को। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर कौन सा है? स्टायरिंग टाइप है, जो कि भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल स्टाइर्ड टैंक बायो रिएक्टर, और दूसरा होता है स्पार्ड स्टाइर्ड टैंक बायो रिएक्टर। सिंपल होता है, स्पार्क्ड होता है। ये जो स्पार्क्ड वाला होता है ये विशेष है। इसकी क्या खास बात है? एयर बबल स्पार्क्ड इनटू मीडियम, रिजल्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या? सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज। किसी भी बायोरिएक्टर में क्या क्या होगा? तो कर्व बेस होगा जिससे मिक्सिंग होगी, स्ट्राइरर होगा जिससे इवन मिक्सिंग होगी, और क्या होगा? बहुत सारी चीजें होंगी। इसमें एजिटेटर सिस्टम होगा, फार्म कंट्रोल सिस्टम होगा, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होगा, पीएच कंट्रोल सिस्टम होगा, और ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होगा, और सैंपल पोर्ट होगा। पूछा गया सवाल एक बार आया है, क्या क्या नहीं होता है? नहीं, इसका मतलब जो होता है वो होता है। क्या क्या नहीं होता है? क्या बायोरिएक्टर में कोई प्रोसेसर होता है, प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन होता है? प्रिजर्वेशन कोई कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं होता है। क्या वहाँ पर कोई क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है? क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी वहाँ नहीं होता। वहाँ केवल बनता है बस, बनने के बाद उसको चाहे यूज करो चाहे फेंको, उससे बायोरिएक्टर का मतलब नहीं है। बायोरिएक्टर हैव, बताओ बेटा क्या क्या होता है, बोलते जाओ लिखते। तो पहले बात तो कर्व बेस होता है। क्यों? हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ मीडियम, मिक्सिंग में थोड़ा आसानी रहेगी नीचे अगर कर्व होगा तो। दूसरा क्या होता है? स्ट्राइरर होता है। स्ट्राइरर ये काहे के लिए होता है? ये अलग बात लिखी है, फॉर इवन मिक्सिंग। ये क्या है? क्या आड मिक्सिंग भी होती है? भाई इवन होगा तो आड भी होगा, मतलब जब सब जगह बराबर हो। तीसरा एजिटेटर, एजिटेटर मतलब हिलाते डुलाते रहो, बैक्टीरिया को सोने ना दो, ये काम करते रहो। अगला ऑक्सीजन
डिलीवरी सिस्टम और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम और पीएच कंट्रोल सिस्टम। और बताओ फॉर्म कंट्रोल सिस्टम। इसी को कहेंगे फॉर्म ब्रेकर। बस ये बताओ बायोरिएक्टर में ऊपर की तरफ होगा कि नीचे? अगर इतने दिमाग लगाए होते तो क्वेश्चन न सही हो जाता है। कुछ लोग झाग नीचे बना रहे थे हैं? अब भैया नीचे से झाग बनेगा कि झाग ऊपर होगा? झाग तो ऊपर होगा। और क्या होता बेटा? सैंपल पोर्ट। एक और लिखा दे रहा हूं, स्पार्गर। ये क्या है? जो स्पार्गिंग करे। आखिरी हेडिंग डालू। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। बायोरिएक्टर में किसी भी होस्ट सेल को मल्टीप्लाई करके आपने लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बना लिया। प्रोडक्ट बनने के बाद उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। तो बनने के बाद और इस्तेमाल के बीच में कुछ काम होने हैं। दो इंपॉर्टेंट 3 काम होने हैं। एक तो इसका प्यूरिफिकेशन करना है, प्यूरिफिकेशन, और प्रोडक्ट को सेपरेट भी करना है मीडियम से। तो सेपरेशन करना है मीडियम में। भाई मीडियम में तो न्यूट्रिएंट मीडियम में अमीनो एसिड डाले होंगे, तो जब बन के तैयार होगा उसमें से प्रोटीन आपको अलग भी तो करना होगा। तो प्रोटीन सेपरेट करो, फिर उसको प्यूरिफाई करो, 2 काम। तीसरा प्रिजर्वेशन भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगी सारी मेहनत। तो सेपरेशन करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, प्रिजर्वेशन करना है। मान लेते हैं कि आपने कोई दवा बनाई है, तो मार्केट में जाए और लोग उसका इस्तेमाल करें, उससे पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल भी होना चाहिए। दवा नुकसान तो नहीं कर रही है, ठीक? जैसे वैक्सीन बनाई गई तो पहले ट्रायल होता है, तो क्लिनिकल ट्रायल होगा। अगर उसमें सक्सेस रहा तो अलाउ करेंगे। पैकिंग भी होगी, मार्केटिंग भी होगी। तो प्रोडक्शन से और मार्केटिंग के बीच में जो है उसको क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। क्या 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 करते हैं? तो कहोगे सबसे पहले सेपरेशन करते हैं, फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं, प्रिजर्वेशन मतलब प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, अगर दवा है तो क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी तो करेंगे, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, ट्रांसपोर्ट, ये सब किस में आएगा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। तो बनने के बाद और यूज के पहले जो कुछ भी होगा वो सब किस में आएगा? तो बताओ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में एक्सप्रेशन आएगा? एक्सप्रेशन तो हो चुका है, कब? प्रोडक्ट बनने में। लिखो फ्रॉम, या फ्रॉम नहीं, आफ्टर, आफ्टर प्रोसेस, आफ्टर मैन्युफैक्चर,
आफ्टर मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट टू मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, इसी को कहते क्या है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो इंक्लूड याद रखिएगा, पूछा गया है। इसमें सेपरेशन होगा, क्योंकि मीडियम में बना है ना प्रोडक्ट, तो मीडियम में से उसको अलग करो। इसमें प्यूरिफिकेशन होगा, इसमें प्रिजर्वेशन होगा। प्रिजर्वेशन क्या है, तो ऐड करोगे सुटेबल प्रिजर्वेटिव और क्लिनिकल ट्रायल, किसके, ड्रग्स के। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी करोगे। ये सब करोगे तब मार्केट में क्या होगा, यूज होगा। क्या नहीं करोगे वो तो पता नहीं क्या नहीं करेंगे, जो करेंगे वो सामने लिखा है। जरा एनसीईआरटी खोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सब बिल्कुल कैलकुलेटेड था कि कितनी देर तुम लोग को कहानी सुनानी है, उसका भी टाइम था। हो गया। टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, विदेशी जीन से नहीं बना है, जीन अपना ही है। When you insert a piece of alien DNA into a cloning vector और ट्रांसफर कर दो किसमें, बैक्टीरिया या प्लांट या एनिमल सेल, एलियन डीएनए को क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। सभी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज का अल्टीमेट एम क्या है, बनाना है क्या, प्रोटीन। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस। फॉरेन जीन एक्सप्रेस होगा अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन या ऑप्टिमम कंडीशन। एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर टेक्निकल डिटेल, कुछ और बातें भी पता होनी चाहिए, वो यहाँ दी नहीं। आफ्टर हैविंग क्लोन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग क्या, ऑप्टिमाइज कंडीशन टू इंड्यूस क्या, एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, वन हैज टू कंसिडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन। एक बार एक्सप्रेशन संभव हो पाया तो कहा कि चलो इसको अब लार्ज स्केल पर बनाया जाए। कह रहा कैन यू थिंक, कोई कारण है कि लार्ज स्केल पर बनाओ, तो भैया लार्ज स्केल पर नहीं बनाओगे, क्यों, साइंटिस्ट बनाएंगे वही यूज करेंगे, बाकी लोग भी तो यूज करेंगे, क्योंकि ह्यूमनिटीज मतलब ह्यूमन वेलफेयर में यूज करना है। इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन एक्सप्रेस कर गया, ये देखो नया शब्द मिल गया है, उसी रिकॉम्बिनेंट होस्ट का नाम हेट्रोलागस होस्ट है, तो जो प्रोटीन बनेगी उसका नाम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होगा। ऐसी सेल जिसमें पाया जाएगा क्या, क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट, ग्रो कराओगे पहले कहाँ, स्मॉल स्केल। अब स्मॉल स्केल में कहाँ ग्रो कराओगे, लेबोरेटरी में। कल्चर जो यूज करोगे उससे एक्सट्रैक्ट करोगे क्या, प्रोटीन को, फिर उसको प्यूरिफाई करोगे, इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। वो टेक्निक यहाँ नहीं दी कैसे प्यूरिफाई करोगे। बस ध्यान ये रखना है कि जो सेल है होस्ट सेल, उसको मल्टीप्लाई कराना कहाँ, ये हाईलाइट कर लो, ये काम का शब्द है। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम
जहाँ करते क्या है, तो यूज मीडियम को ड्रेन आउट करते हैं एक तरफ से, जबकि फ्रेश मीडियम को डालते हैं दूसरी तरफ से। क्यों? मेंटेन सेल इन फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव। और मोस्ट एक्टिव कौन सी फेज? लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड क्या होगा? प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास। ढेर सारा ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेंगे, ढेर सारा प्रोडक्ट बनेगा। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर नहीं दे सकता है यील्ड जितना हम चाहते हैं, तो करना क्या है? लार्ज क्वांटिटी बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? बायोरिएक्टर। यहाँ लार्ज वॉल्यूम कितना? 100 से 1000 लीटर कल्चर की क्या कर सकते हो? प्रोसेसिंग कर सकते हो। इसकी रिक्वायरमेंट ये टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोरिएक्टर क्या है? तो यहाँ से हाईलाइट करो, ये वेसल है जिसमें रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें? प्रोडक्ट में। अभी प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस किसका इस्तेमाल करना है? तो किसी माइक्रोबियल प्लांट या एनिमल या ह्यूमन सेल का। एक बायोरिएक्टर की काम क्या है? ऑप्टिमम कंडीशन दो जिससे प्रोडक्ट बने। अब ऑप्टिमम कंडीशन कौन से? तो बहुत सारे हैं। पीएच दे दो, टेम्परेचर दे दो, सबस्ट्रेट दे दो, साल्ट दो, विटामिन दो, एंजाइम दो, दुनिया भर की चीजें। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर कौन सा है? स्टायरिंग टाइप है। वो दो टाइप के हैं, देखो यहाँ लिखा है। ए वाला क्या है? सिंपल स्टाइर्ड टैंक बायो रिएक्टर, और बी वाला स्पार्क्ड स्टाइर्ड टैंक बायो रिएक्टर। जरा देख लो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम इस बार आया। अब इसने क्या किया था? यहाँ ए, यहाँ बी, ऐसे सी ऐसे लिख दिया था, ठीक है, डी ऐसे कुछ कर दिया था। अब पूछा था इसमें से फॉर्म ब्रेकर कौन है? तो इतने दिमाग लगाना था कि भैया सबसे ऊपर क्या होगा? फॉर्म ब्रेकर होगा, क्योंकि झाग कहाँ होगा? ऊपर ही तो होगा। अब कि मोटर से तोड़ोगे? हैं? मोटर से तो तोड़ोगे नहीं, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो आंसर क्या हो जाता? सही हो जाता। चलो कोई बात नहीं। अभी क्या पूछेगा अगले साल? अगले साल क्या पूछेगा? तो ये देखो, स्टेराइल एयर, एसिड बेस पीएच कंट्रोल यहां है। स्टीम दिया गया है, स्टरलाइजेशन की। कोई देखिए, मैंने शुरू में पढ़ा था हम लोग कि असली खेल बायो प्रोसेसिंग है, जिसमें स्टेराइल कंडीशन बनाए रखना बहुत टफ टास्क है, कोई और माइक्रोब यहाँ ग्रो ना करने पावे। ये मोटर लगा दी गई है, फॉर्म ब्रेकर है, ये फ्लैट ब्लेडेड है, इम्पेलर जो घूमता रहेगा, और कल्चर ब्रॉथ है। तो यहाँ जो भरा हुआ है वो कल्चर ब्रॉथ है। इसमें देख लो, यहाँ ये जो घूम रहा है ये स्टायरर है, ठीक है। और देखो क्या है? बबल ड्रामेटिकली इंक्रीज ऑक्सीजन सरफेस एरिया। यहाँ देखो बबल बढ़ गए हैं, तो जो स्पार्किंग है, बुलबुले, जैसे एक्वेरियम होता है उसमें बुलबुले बनाने वाली मशीन नहीं लगी होती, बिल्कुल वैसे यहाँ भी लगी है, बुलबुले बनाती रहती है। एक्वेरियम में बुलबुले काहे बनाते हैं? तो फिश को ऑक्सीजन मिलेगी नीचे। स्टाइर्ड टैंक रिएक्टर यूजली है कौन सी सरफेस? सिलिंड्रिकल या कर बेस पर्पज। और स्ट्राइरर क्या करता है? फैसिलिटेट करता है कौन सी? मिक्सिंग। साथ में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रो आउट पूरे भर में हो जाएगी। एयर कैन बी बबल, अल्टरनेटिवली लिखा है, रास्ता है कि एयर को बबल कर सकते हो इन द रिएक्टर। इफ यू लुक एट द फिगर क्लोजली, आपको दिखाई, कह रहा देख लो ध्यान से, तभी देखे नहीं क्लोजली। क्या कि बायोरिएक्टर हैज एन एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, और फार्म कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, एंड सैंपल पोर्ट डाउनस्ट्रीम। आफ्टर कंप्लीशन द बायोसिंथेटिक स्टेज, मतलब प्रोडक्शन हो गया उसके बाद, प्रोडक्ट हैज टू सब्जेक्टेड टू थ्रू सीरीज ऑफ प्रोसेस। इन्हीं प्रोसेस का नाम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। किसके पहले? बिफोर रेडी फॉर मार्केटिंग, बनने के बाद, मार्केटिंग के पहले। प्रोसेस में क्या क्या होगा हाईलाइट करो। सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, दो मेन प्रोसेस। सुटेबल प्रिजर्वेटिव, अगर फार्मुलेशन में कोई ड्रग है तो क्लिनिकल ट्रायल, और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। ये सब किस में आएगा? डाउनस्ट्रीम। कल हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर।